गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की बात की थी, जिसमें हमने स्पेंगलर का सिद्धांत देखा और टॉयनबी का सिद्धांत देखा। टॉयनबी ने अपना द स्टडी ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत दिया, स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया, और इनके सिद्धांत को चैलेंज और रिस्पॉन्स का सिद्धांत कहा गया। वहीं हम देखें तो ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर की जो थ्योरी बुक थी वो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट थी, और इन दोनों ने अपना चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे हम चक्रीय सिद्धांतकारों में नेक्स्ट सिद्धांत सोरोकिन का सिद्धांत की बात करेंगे। तो सोरोकिन के सिद्धांत में हम आज उनके सिद्धांत को कल्चरल डायनेमिक्स का, थ्योरी ऑफ कल्चरल डायनेमिक्स कहा जाता है, या सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। तो सोरोकिन ने अपनी पुस्तक में सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने मार्क्स, पेरेटो एवं वेबलिन के परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच में रहता है। उन्होंने प्रमुख रूप से दो संस्कृतियों, भावनात्मक एवं चेतनात्मक का उल्लेख किया। प्रत्येक समाज संस्कृति की इन दो दूरियों के बीच ही घूमता है, अर्थात चेतनात्मक से भावनात्मक की ओर और भावनात्मक से चेतनात्मक की ओर आता जाता है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के मध्य एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें चेतनात्मक एवं भावनात्मक संस्कृति का मिश्रण होता है। इसे सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के दौर से गुजरने पर समाज में भी परिवर्तन आता है। इन तीनों प्रकार की संस्कृतियों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप ये स्लाइड में देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कल्चर, तो तीन संस्कृतियों की बात करता है सोरोकिन। सेंसेट कल्चर मतलब चेतनात्मक संस्कृति, आइडिशनल कल्चर मतलब भावनात्मक संस्कृति, और तीसरा आइडियल कल्चर मतलब आदर्शात्मक संस्कृति। तो हम पहली संस्कृति चेतनात्मक की बात करेंगे। चेतनात्मक संस्कृति को भौतिक संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति का संबंध मानव चेतना अथवा इंद्रियों से होता है, अर्थात इसका ज्ञान हम देखकर, सूंघकर, छूकर कर सकते हैं। ऐसी संस्कृति में ऐन्द्रिक आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति पर अधिक जोर दिया जाता है। इस संस्कृति में वैज्ञानिक आविष्कारों, औद्योगिकी, भौतिक वस्तुओं एवं विलास की वस्तुओं का अधिक महत्व होता है। इसमें धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा एवं ईश्वर आदि को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति एवं सामूहिक पक्ष भी चेतनात्मक संस्कृति के रंग में रंगे होते हैं। पश्चिमी समाज चेतनात्मक संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हमने चेतनात्मक संस्कृति में क्या देखा कि इसे हम भौतिक संस्कृति भी कहते हैं। भौतिक संस्कृति आप उसे कहते हैं जिसका संबंध मानव चेतना और इंद्रियों से है, और ऐसी संस्कृति जिसे आप देखकर, सूंघकर या छू सकते हैं। इस संस्कृति में आपकी इंद्रिक इच्छाओं या आवश्यकताओं पर अधिक बल देते हैं, और ऐसी संस्कृति में वैज्ञानिक आविष्कार है, औद्योगिकी है, तकनीकी है, इसको अधिक महत्व दिया जाता है। आपका विज्ञान है, धर्म है, आपकी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इनको महत्व कम दिया जाता है। तो ऐसी संस्कृति में हम पश्चिमी संस्कृति का उदाहरण देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति में आप देखते हैं कि आपके विज्ञान, तकनीकी को अधिक महत्व दिया जाता है, आपका लॉजिक को अधिक महत्व दिया जाता है, तर्क वितर्क को। कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कारण है। धर्म, प्रथा, परंपरा, इनको महत्व कम दिया जाता है। दूसरी है आपकी भावनात्मक संस्कृति। यह चेतनात्मक संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है आपकी भावनात्मक संस्कृति। इसका संबंध भावना, ईश्वर, धर्म, आत्मा व नैतिकता से होता है। यह संस्कृति आध्यात्मवादी संस्कृति कही जा सकती है। इसमें इंद्रिय सुख के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष एवं ईश्वर प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। सभी वस्तुओं को ईश्वर कृपा का फल माना जाता है। विचार, आदर्श, कला, साहित्य, दर्शन एवं कानून, सभी में धर्म एवं ईश्वर की प्रमुखता पाई जाती है। प्रथा और परंपरा पर अधिक बल दिया जाता है। इस संस्कृति में औद्योगिकी एवं विज्ञान पिछड़ जाता है। तो हमने चेतनात्मक देखी कि आपकी जिसमें संस्कृति ऐसी जिसमें भौतिकता पर अधिक बल दिया जाता है, और जबकि हमने भावनात्मक की बात की तो हम भावनात्मक संस्कृति में देखते हैं कि आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें भौतिकता पर इतना बल या महत्व नहीं दिया जाता। थर्ड है आपकी आदर्शात्मक संस्कृति। यह संस्कृति चेतनात्मक एवं भावनात्मक दोनों का मिश्रण होती है। इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। धर्म एवं विज्ञान, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख, दोनों का संतुलित रूप इसमें देखा जा सकता है। सोरोकिन इस प्रकार की संस्कृति को ही उत्तम मानते हैं, इसलिए वे इसे आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो सोरोकिन का जो सिद्धांत है वो हमने देखा
कि घड़ी के पेंडुलम की तरह चलता है, कि घड़ी के पेंडुलम की भांति हम देखते हैं कि इसमें आपके तीनों संस्कृतियाँ रहती हैं। आपकी एक छोर पे चेतनात्मक और एक छोर पे भावनात्मक संस्कृति। घड़ी के पेंडुलम की तरह वो कहते हैं कि एक छोर से दूसरी छोर तक यह जो पेंडुलम है ये आपका झूलता है और बीच में एक ऐसा मिड पॉइंट आता है जिसपे दोनों संस्कृतियाँ मिलती हैं। इसमें वो कहते हैं कि इन दोनों संस्कृतियों का मिलन का जो पॉइंट है उसमें वो कहते हैं कि एक ऐसी संस्कृति उभर कर आती है जिसे आप आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो सोरोकिन का मत है कि विश्व की सभी संस्कृतियाँ चेतनात्मक से भावनात्मक के झूले में झूलती हैं। प्रत्येक संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर पुनः दूसरी संस्कृति की ओर लौट जाती है। संस्कृति में वो कहते हैं कि एक सिरे से जो दूसरे सिरे में वो झूलती हैं और बीच में एक जो सेंटर पॉइंट आता है जिसे आप आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं, वो कहते हैं कि ये इन संस्कृतियों में परिवर्तन क्यों होता है। तो संस्कृति में यह परिवर्तन क्यों होता है, इसका कारण है कि सोरोकिन ने प्राकृतिक नियम एवं संस्कृति के आंतरिक कारण माने, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। संस्कृति भी इसी नियम के कारण परिवर्तित होती है। इसके अतिरिक्त संस्कृति की आंतरिक परिस्थितियां भी उसमें परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। सोरोकिन ने कहा कि 20वीं सदी की पश्चिमी सभ्यता चेतनात्मक संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच गई। अब वह पुनः भावात्मक संस्कृति की ओर लौट जाएगी, जो कि संस्कृति का समाज से घनिष्ठ संबंध है। अतः जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। तो सोरोकिन कहते हैं कि घड़ी के पेंडुलम की तरह ये दो संस्कृतियाँ, चेतनात्मक और भावनात्मक। चेतनात्मक आपकी भौतिक संस्कृति है और भावनात्मक आपकी आध्यात्मिक संस्कृति है। वो कहते हैं कि चेतनात्मक में भौतिकता को अधिक महत्व दिया जाएगा, जबकि भावात्मक में आध्यात्मिकता को। इन दोनों के मध्य वो कहते हैं कि जब झूलता है तो आपका एक परिवर्तन के दौरान एक मिड पॉइंट एक ऐसा आता है जिस पे दोनों संस्कृतियाँ मिलती हैं। इस आदर्शात्मक संस्कृति में वो कहते हैं चेतनात्मक के गुण भी होंगे और भावात्मक के गुण भी होंगे। इस मिलन के पॉइंट को वो जो संस्कृति उत्पन्न होती है इसे वो श्रेष्ठ संस्कृति का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें ये समाज में जो बसता है वो स्थायी है। तो इसे इनका ये जो चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत है वो कहते हैं कि इसमें ये संस्कृति का जो परिवर्तन है ये चलता रहता है, चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति का। इन तीनों संस्कृतियों के मध्य वो कहते हैं कि समाज में परिवर्तन होता है और एक क्रम चलता है। तो हमने जो सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत देखा, ये भी सांस्कृतिक गतिशीलता का जो सिद्धांत है ये भी चक्रीय सिद्धांत का है। तो आपके कई बार ये भी पूछा जाता है कि सोरोकिन चक्रीय सिद्धांतकार है या रेखीय सिद्धांतकार हैं। तो सोरोकिन चक्रीय सिद्धांतकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑसवाल्ड भी, टॉयनबी भी और सोरोकिन भी, ये तीनों आपके चक्रीय सिद्धांतकार माने जाते हैं। तो इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई। तो आलोचना इसकी क्या की जाती है विद्वानों द्वारा कि संस्कृति को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुँचने में इतना लंबा समय लगता है कि इस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को प्रकट करना मुश्किल है। दूसरा वो कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस बात को भी सिद्ध करना संभव नहीं है कि सभी समाज एक प्रकार की संस्कृति से दूसरे प्रकार की संस्कृति के बीच परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। सोरोकिन सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारकों को भी स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। तो इस प्रकार हमने सामाजिक परिवर्तन का सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत देखा, जिसे हम सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इनका सिद्धांत चक्रीय सिद्धांतकार है, इस बात पर आप गौर करें और इसे आप ध्यान में भी रखें, क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनमें ये पूछ लिया जाता है कि सोरोकिन का सिद्धांत का क्या नाम है। तो सोरोकिन के सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ कल्चरल डायनेमिक्स या सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। उन्होंने कितने प्रकार की संस्कृतियों की बात की, तो 3 प्रकार की संस्कृतियों की बात की। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपके कभी कभी जो आपके क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप भी आ सकता है और लॉन्ग टाइप भी आ सकता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप ये ध्यान में रखें कि इनके सिद्धांत को क्या कहा जाएगा, इनकी बुक का नाम क्या था, तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स था इनकी बुक का नाम। इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है, इन्होंने कितने टाइप्स के कल्चर्स की बात की, उन टाइप्स को क्या कहा जाता है। तो सोरोकिन किस के चक्रीय सिद्धांतकार है, रेखीय सिद्धांतकार है या उतार चढ़ाव वाले सिद्धांतकार है, किस प्रकार के सिद्धांतकार माने जाते हैं सोरोकिन, है ना। तो आप ध्यान में रखें। धन्यवाद।